हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2022-23 के लिए बनाया है। और इस पुस्तक से आपकी वार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। चलिए, अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य, इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी? प्रश्न क्या है? 7वीं शताब्दी के आरंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी? उत्तर हो जाएगा 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग उन्हें अपने माथापत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 7वीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है? चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ मीन्स होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया। यह अनुष्ठान किसकी सहायता से? ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया या समाप्त किया गया। तो देखिए, पुनः इस उत्तर को रिपीट कर दे रहे हैं। चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण कीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चौहान शासकों का राज विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो उत्तर हो जाएगा चौहान शासकों का विस्तार दिल्ली और अजमेर के पास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर भी अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। प्रश्न था चौहान राजाओं का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो उत्तर हो जाएगा चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? कल्हड़ और कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? प्रश्न क्या है? कल्हड़ और कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? उत्तर देखिए, कल्हड़ और कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? प्रश्न है, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा घाटी के कन्नौज को लेकर गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, क्योंकि वे एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था? तो इसका उत्तर होगा गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक था। प्रश्न क्या था? गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? प्रश्न क्या है? चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? उत्तर देखिए, कावेरी डेल्टा में मुद्रयार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी।
उरिया के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जे जमाया। इस प्रकार चोल वंश द्वारा सत्ता प्राप्त की गई। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या है? चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, पहली विशेषता हो गई। दूसरी, यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है? चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी, जैसे डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10 में? चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या है? चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, चलिए देखते हैं। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां ऊर कहलाती थी। नंबर 2, गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। नंबर 3, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूल जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। नंबर 4, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। और इसके बाद नंबर 5, यहाँ पे आप नंबर 5 डाल देंगे। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरियार जैसी उपाधियाँ दी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो पार्ट था, अध्याय, कौन सा अध्याय? अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य, यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आपको हमारे द्वारा जो इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर बताए गए आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।